नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन एक बार फिर बड़ा हैपनिंग दिन था। लगता है कि अब तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जमात ने एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से आज हुकूमत के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। अपने बयानिए को आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने नैब में हुकूमत ने जो तब्दीलियाँ की हैं, जो अमेंडमेंट्स की हैं, उन्होंने एक पूरे मैसेज में, एक वीडियो मैसेज में उन्होंने उनकी तनकीद का शदीद निशाना बनाया। इस पूरी सूरत हाल को क्या एग्जैक्टली कहा इमरान खान ने, वो सुन लेते हैं। इन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं। हमने फैसला किया इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने का। मुल्क से कब मजाक उड़ाया गया है। कोई कानून नहीं बना सकता इस मुल्क में जो पर्सन स्पेसिफिक हो। फेक अकाउंट्स में जो पैसा आएगा वो नैब को साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा जायज आया या ना जायज आया। एसेट्स बियॉन्ड मींस, ये जब से पाकिस्तान बना ये कानून है। जितने इनके लोग हैं जो फंसे हुए हैं, उनके एसेट्स बियॉन्ड मींस है, यानी आमदनी से ज्यादा असास हैं, अब वो सारे बच जाएंगे। इन्होंने उनके ऊपर अब बोझ डाल दिया कि आपने बताना है, नैब ने बताना है कि किधर से असास से आए। पैनामा पेपर में ये सामने आई कि जो 4 महंगे तरीन लंदन की अपार्टमेंट्स है मेफेयर में, असल मालिका थी वो मरियम नवाज है। अब ये जो आई थी, ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से उन्होंने पाकिस्तान की JIT को खत लिखा था कि ये है असल मालिका। अब वो जो उनका जो लेटर है वो एडमिसिबल नहीं होगा। इसका मतलब कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी वो अब साफ पाक होकर निकल जाएंगी। अगर ये कहना था इमरान खान साहब का, तो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी अब से थोड़ी देर पहले प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस टॉक उन्होंने की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि नैब का जो कानून था उसमें बहुत सी खराबियां थीं, बहुत सी कमज़ोरियां थीं, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था, उसमें लोगों को बहुत देर तक गिरफ्तार किया जा सकता था, शुरू में ही लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता था। वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की जो स्पिरिट है उसके मुनाफी था। उन अमेंडमेंट्स को करना जो है बहुत ज़रूरी था। अगर एक तरफ ये बहस नैब के हवाले से है, तो दूसरी तरफ पंजाब में जो 17 जुलाई को बाई इलेक्शन होने हैं, उसके हवाले से एक बड़ी टॉक्सिक बहस हो रही है। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ी ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बहुत सी डिटेल्स उन्होंने शेयर की कि किस तरह से प्री पोल रिगिंग की जा रही है और पंजाब की सारी इंतजामिया जो है उसे इस्तेमाल किया जा रहा है हमजा शहबाज के मुस्तकबिल को बचाने के लिए। उनकी शुरू के चंद इंपॉर्टेंट जुमले क्या हैं वो सुन लेते हैं। अगर इन 20 ज़िमनी इलेक्शंस में मेरे इलेक्शन कमीशन ने अपनी साख खो दी, आज जनरल इलेक्शन आप दफन कर देंगे। ये इलेक्शन 20 सीटों का नहीं है, ये इलेक्शन हमजा शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल का है। और अपने मुस्तकबिल के बचाने के लिए वो इलेक्शन कमीशन की साख को दांव पर लगा सकते हैं, हदूद और कयूद को फलांग सकते हैं, पंजाब हुकूमत के वसाइल और इंतजामिया को झोंक सकते हैं। ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। जिन उम्मीदवारों को उन्होंने बुला के टिकट दिए, उनके कान में उन्होंने कहा घबराइए मत, ये इलेक्शन आपका नहीं है, ये इलेक्शन हमजा का है। हमजा ने अपनी चीफ मिनिस्ट्री को बरकरार रखने के लिए सीटें दिलवानी है आपको। और आम मार्केट में जो बाज गश्त है वो ये है, 18 सीटें नून की, 2 सीटें PTI की। विजिबल हाथ भी है, इनविजिबल हाथ भी है। विजिबल हाथ भी हैं, इनविजिबल हाथ भी हैं। अगर ये सियासी मामला है, इसमें कानूनी मसले भी बड़े उलझे हुए हैं नैब के हवाले से, नैब के कानून के हवाले से। तीसरी तरफ हम जो सूरत हाल देख रहे हैं वो ये है कि डॉलर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की प्राइवेट जो ट्रेड मार्केट है उसमें तकरीबन 215 रुपये का चल रहा है रुपये के खिलाफ, और मिल भी नहीं रहा है। और इकनॉमिक सूरत हाल में अभी तक हुकूमत को उम्मीद तो बहुत है कि शायद अगले 1-2 दिन में उन्हें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकेगी। अब तक वो हो नहीं सकी। तो इन तमाम इशूज़ को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है सदाकत अली अब्बासी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, मेंबर नेशनल असम्बली रह चुके हैं, इकनॉमिक्स पढ़ाते भी रहे और इकनॉमिक्स की तालीम और तरबियत के हवाले से एक बहुत ही भरपूर और कामयाब इंस्टीट्यूट भी उन्होंने कायम किया। अगर सदाकत अली अब्बासी साहब का ताल्लुक माइशियात से है, तो दूसरी तरफ हमें PMLN से ज्वाइन किया अली परवेज़ मलिक साहब ने, जो PMLN के रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं लाहौर से, और इससे पहले ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन कारोबारी शख्सियत हैं, और एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम बोथ ऑफ देम। और तीसरे हमारे गेस्ट जो हैं पाकिस्तान के उभरते हुए कानूनदान हैं जनाब एडवोकेट अबू ज़र सलमान खान नियाजी, एक वीडियो लिंक के जरिए में ज्वाइन कर रहे हैं, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं। और आज जहाँ हमने मईशत की बात करनी है, सियासत की बात करनी है, वहाँ हमने कानून की भी बहुत ज़्यादा बात करनी है। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। सदाकत अली अब्बासी साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि जाएंगे एक पिटिशन लेकर जो नैब के कानून में तरमीम की हैं, लेकिन तरमीम तो फ्लोर ऑफ द असम्बली और पार्लियामेंट में हुई हैं, उन्हें मंजूर कर लिया गया है।
क्या मतलब पोजीशन होगी आपकी सुप्रीम कोर्ट के सामने, कितना कामयाब होगी अमली? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हम अक्सर जो बात करते हैं और एक रेजीम चेंज की साजिश की बात करते हैं, तो अगर आप ज़ाहिरी पॉलिटिकली देखें तो मुस्लिम लीग नून का पल्ले तो बदनामी आई है ना। आप देखेंगे उन्होंने कहा था मईशत ठीक करेंगे, मईशत तो ऐसा है जैसे नोज डाइव वो जा रही है, बिल्कुल फ्री फॉल पे जा रही है। आपने करेंसी देख लें, स्टॉक मार्केट्स देख लें, बाकी सारा लोड शेडिंग देख लें, तो पॉलिटिकली तो उनके पास कुछ नहीं आया। अगर देखा जाए तो हुकूमत लेके उन्होंने अगला इलेक्शन अपना ख़त्म कर दिया। तो क्या सोच रहे होंगे कि ये इतने सादे लोग हैं कि इन्होंने इलेक्शन अपना बर्बाद कर दिया, 3.5 साल बाद आने के जो चांसेस है। इन्होंने सीधा सीधा NRO2 लेना था और उसके लिए अपने आप को पेश किया, और बाकी जो लोग भी हैंडलर्स थे उनके अपने मसाइल थे। तो उस सिलसिले में इन्होंने आके 1 2 3 सबसे पहले तो क्या हुआ कि 60% लोगों को कैबिनेट में डाला जो मुलजमान और जमानती। उसके बाद आके सबको ECL से निकाल दिया। पहला फायदा, यानी आप देखें कि हुकूमत आ रही है, मुल्क मुश्किलों में है, और वो आके उन तमाम मुजरमान या कैदियों या जमानतियों की उन्होंने वो ECL पे ख़त्म किया। उसके बाद आके FIA, चूंकि जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है वो भी 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है, और जो आपका सबसे बड़े सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो दोनों बाप बेटों ने आके अब बैठ के काजी खुद बन गए, मुल्जिम काजी बन गए। उन्होंने जितने भी प्रोसिक्यूशन के लोग थे उन सबको इधर उधर करके, जितने उनके प्रोसिक्यूटर से बदल के अपना केस खत्म कर दिया। उसके बाद नैब था जो इंडिपेंडेंट था, ऑटोनोमस था, उसमें खामियां भी होंगी, हम भी समझते हैं कि और बहुत तेज जाना चाहिए था। वो आप उसके लिए आप कुछ भी ना करें, सिर्फ खुरम दस्तगीर की वो ऑडियो वीडियो सुन लें कि हमें चूंकि इन्होंने 60 जज रखने थे, उन्होंने केसेस सारे कंक्लूड करने थे, हम सबको सजाएं हो जानी थी और हमारा नायल हो जाते। इस वजह से ये जो रजीम चेंज है, आखिरी बात, ये नैब का कानून जब खत्म हो जाएगा तो अगर मुझे आप मौका देंगे तो एक एक आदमी को इसमें जिसने उस रजीम चेंज में हिस्सा दिया उनको फारिग कर दिया। आज करप्शन अल्हम्दुलिल्लाह लीगल हो गई है। नवाज शरीफ खाता है तो क्या हुआ, लगाता भी तो है। ये नारा जो है उसके मिज़दाक आज पाकिस्तान में एहतसाब का निजाम दफन हो गया। इसको कानूनी लेंस से भी देखते हैं, लेकिन पहले अली परवेज मलिक साहब से इसका एक सियासी पहलू ले लेते हैं। अली परवेज मलिक साहब, क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से आपकी हुकूमत ने नैब के कानून में तरमीम की हैं, जिस तरह से हुकूमत आई, फोकस रहा FIA के केसेस, नैब के केसेस और इसके हवाले से तबादले, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, उससे आपकी सियासी साख जो है बड़ी मुतासर हुई है। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को, जैसे कि आज उन्होंने कहा, ये कहने का मौका मिला है कि इनके आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने आप को केसेस से निकालना था, इनका और कोई हायर पर्पस था ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, गुजारिश ये है कि मेरे दोस्त सदाकत अब्बासी साहब ने दुनिया की हर चीज़ के ऊपर बहस की है, पर वो हमें नहीं बताया कि जो नैब के कवानीन के अंदर तरमीम हुई है उसमें से वो कौन सी तरमीम है जिसके ऊपर इनकी रिजर्वेशंस हैं। तो मैं उम्मीद रखूंगा अगले सेगमेंट में यकीनन वो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत कमेंट कर देंगे। और जहां तक इनका सुप्रीम कोर्ट में जाके इस कानून को, इस अमेंडमेंट को चैलेंज करने की बात है, वो बिल्कुल इनका हक है, जरूर जाएं। पर वहां पर आला अदलिया के जज साहिबान क्या इनसे पहले ये नहीं पूछेंगे कि जो ऐवान के अंदर जब ये अमेंडमेंट्स के ऊपर बहस हो रही थी तो आप उस अवान से तनख्वाहें भी लेते थे, आपने वहां पे लॉजेस के ऊपर भी काबिज थे और आपने हर सहूलत एज ए पार्लियामेंटेरियन अवेल की, पर आपने उस ऐवान के अंदर जाके अपनी जिम्मेदारी पूरे करने की तकलीफ नहीं की। तो सबसे पहले तो इनको ये चीज का एहसास होना चाहिए और उसके बाद यकीनन अगर कोई खामी रह गई और ये नेक नियति से आगे आएंगे तो हम उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, देखें जो नैब की जो आज तक कारकर्दगी थी उसको भी जरा एक सेकंड के लिए सामने रख लें और उसका मुआजना कर लें। जो सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया के जो बेपनाह फैसले आए हैं नैब के, जब केसेस उनके ऊपर टेक अप हुए हैं, तो दूसरी चीज आपको जब मैं ये कहता हूं तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि यकीनन जो कवानीन थे उसके अंदर गैप्स मौजूद थे और उनको इंप्रूव करने की जरूरत थी। तीसरी बात यह कि जो आज हम तरमीम लेके आए हैं जिसके ऊपर ये अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जरा ये जो पहले ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंडमेंट्स लेके आए थे ना,
ना, उनको भी जरा साथ रखें और उनका मुआवजा करके देखें कि इनके अंदर ओवरलैप कितना है। क्योंकि अगर ये समझते हैं कि नैब का इतना जबरदस्त कानून था तो ये ऑर्डिनेंस के जरिए उसको क्यों तरमीम करने चले थे, और आज अगर ऑर्डिनेंस से तरमीम कर रहे थे और उस वक्त इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी और इनको बैक ट्रैक करना पड़ा, और उनमें से काफी वही तरमीम जो है आज हम नेशनल असेंबली के थ्रू और सेनेट के थ्रू आगे पास करवा के ले हैं, तो सिर्फ इसलिए कि आज इनकी हुकूमत नहीं है, इन्होंने उसके ऊपर एहतजाज करना है। तो कम से कम अपने रवैये और अपनी जो तरीका कार है और सियासत है वो तो जरा देख लेना एक सेकंड के लिए। अब जो बात इस तरह से बड़े इंटरेस्टिंग नुक्ते आपने उठा दिए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग कानूनी, बड़े इंटरेस्टिंग कानूनी और आईनी नुक्ते आपने उठाए। गुजारिश कर रहा हूं कि ये हम सियासी बहस के अंदर इस सारी चीज को धुंधला मत करें, स्पेसिफिक्स पे बताएं इनकी क्या तहफ्फुज़ात हैं ताकि हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करें, और जहां से ये तनख्वाहें लेते हैं उस ऐवान के अंदर आके अपना किरदार अदा करें। ठीक है, दो की इश्यूज उठाए, ठीक है, दो की इश्यूज उठाएं। सदाकत साहब आप अपने पॉइंट तैयार रखें, मैं जरा अबू जर सलमान खान न्याजी को इसमें लेके आ सकूं। राय साहब, आप एडवोकेट हैं, आप कानूनदान हैं, उभरते हुए कानूनदान है इस मुल्क के। एक तो पहला नुक्ता उन्होंने ये उठाया कि ये मौजूद ही नहीं थे असेंबली में, और सुप्रीम कोर्ट पहला सवाल तो ये पूछेगी कि अगर आप नेशनल असेंबली की तनख्वाहें ले रहे थे तो आपने आके इस कानून साजी को आके रजिस्ट क्यों नहीं किया। दूसरा इशू है कि आखिर ऐसी अमेंडमेंट्स हैं क्या जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। टू क्वेश्चंस टू यू। देखिए मोहित साहब, जो कभी कोई भी जब कानून पास होता है, जो लेजिस्लेचर पास करता है, बोथ हाउसेस से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है, और जब वो नहीं देता असेंट तो वो फिर डीम्ड असेंट भी हो जाता है आर्टिकल 75 में, तो उसके बाद फिर उसकी हैसियत एक कानून की हो जाती है। तो अगर आपने चैलेंज करना है कि ये कानून जो है इसको कोर्ट स्ट्राइक डाउन करे, तो उसकी दो कंडीशंस होती हैं मोहित साहब। पहली कंडीशन होती है लेजिस्लेटिव इनकॉम्पिटेंस की, कि क्या जिस इदारे ने ये कानून बनाया है क्या उसमें कॉम्पिटेंस थी क्या नहीं थी। अब इसमें पार्लियामेंट ने बनाया है तो पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस जो है क्रिमिनल लॉ के अंदर कानून बनाने की, तो वहाँ पे तो इट्स फाइन। फिर दूसरी जो कैपेसिटी होती है या टच स्टोन होता है जिसपे आप एक वैलिडिटी कानून की चेक करते हैं, वो होता है ऑन द टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। तो कोई भी सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन जैसे एक पार्लियामेंट का एक्ट है सिंपल, तो वो इट शुड नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन पर्टिकुलर द फंडामेंटल राइट्स चैप्टर जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये अब कोर्ट में बात जाएगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दूसरा नुक्ता चूंकि आपने खुद बताया न्याजी साहब, तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट आएगा इन अमेंडमेंट्स का। मैं वही कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट आप देखते हैं कहीं पे मुमकिन तौर पर। जी बिल्कुल मोहित साहब, ये तो अब इनको बताना होगा पीटीआई के लॉयर्स को कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट कौन सी प्रोविजन के साथ है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे लास्ट टाइम जो सुप्रीम कोर्ट, वैसे हमारी कोर्ट्स स्ट्राइक डाउन नहीं करती हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दे आर वेरी रिलक्टेंट। लास्ट टाइम जो स्ट्राइक डाउन किया था वो सिर्फ इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत थी, अगर आपको याद हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया था। कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि इट इज अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो स्ट्राइक डाउन 2012 में बाद मोहम्मद काकड़ केस था। तो अभी अगर पीटीआई को केस एस्टैब्लिश करना है कि इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेरे ख्याल से इनको फिर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पब्लिक की बेसिस पे केस को आर्ग्यू करना होगा। लेकिन दैट विल बी मोहित साहब अ वेरी डिफिकल्ट केस, इट विल नॉट बी इजी। तो इसको मेरे ख्याल से काफी तैयार करना पड़ेगा। ये कोर्ट्स आर वेरी रिलक्टेंट, मैं फिर कहूंगा। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया न्याजी साहब आपने, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, बड़ा आपने अच्छा सवाल रेज कर दिया सदाकत साहब के लिए। सदाकत साहब बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि एक्ट तो पार्लियामेंट का है, प्रेसिडेंट एसेंट नहीं दिया लेकिन ऑटोमेटिकली डीम टू बी इफेक्टिव, ये कानून बन चुका है। पाकिस्तान की अदालती तारीख इस किस्म की है कि जब पार्लियामेंट से दोनों हाउसेस से बहरहाल एक प्रोसेस के थ्रू एक कानून बनता है तो पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस भी है, उससे चैलेंज में आपको साबित करना पड़ेगा कि ये इन कॉन्फ्लिक्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन है, विच इज़ नॉट ईजी, या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो सियासी तौर पर तो ठीक है लेकिन कानूनी तौर पर खासी मुश्किल बैटल है। देखिए, मैं कोई कानून का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं, और न्यायी साहब जो कानून को समझते हैं, मैं तो ये समझता हूं कि क्या कोई कानून पर्सन स्पेसिफिक बन सकता है। मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास क्या इसकी लॉजिक है। एक है जी कि सेक्शन 21G खत्म हो गया, उससे मरियम नवाज का एवन फील्ड का केस खत्म हो गया। सेक्शन 9AX और सेक्शन 5 खत्म हो गया, ख्वाजा साद रफीक को इसका फायदा पहुंच गया। सेक्शन 14 से मनी ट्रेल की शर्त खत्म कर दी गई, जो इनके सारे केसेस हैं। इसी तरह आप मुझे कहते हैं सेक्शन 4 राजा परवेज अशरफ के लिए, सेक्शन 9A5 से
आपकी फालूदे वाला केस खत्म हो गया। इन्होंने क्या कर दिया, डेफिनेशन जो थी आपकी असासों की उसको इस तरह बना दिया कि अब अगर किसी रिश्तेदार का असासा आप ये कह रहे हैं कि इनका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, ये जो कानून बना है इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो कानून बनाया गया इसके बाद 1200 अरब रुपया जो मतलूब था सरकार के खाते में आना था, 1100 अरब रुपया अल्हम्दुलिल्लाह एनआरओ हो गया, सिर्फ 100 अरब के केसेस रह गए। अब डिटेल क्या है और इसका हमारे पास बुनियादी लॉजिक क्या है कि कभी भी कोई मुल्ज़म अपना जज नहीं बन सकता। तो ये उस पार्लियामान की हैसियत क्या है जहां पे हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ साहब की है और अपोजिशन लीडर वो है जो इनका टिकट होल्डर बनने जा रहा है। एक तो इसकी कोई मॉरल वैल्यू नहीं है, इसकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है। नंबर 2, ये सारे कवानीन पर्सन स्पेसिफिक हैं और कोई भी कानून अगर पर्सन स्पेसिफिक है तो सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा सकती है। बाकी जो इसकी लीगल बहस है वो तो वहां होगी। सियासी बहस क्या है कि ये लोग पिछले 30 साल से एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे, हमें गले फाड़ने पेट फाड़ने के लिए पैसे निकालने की बात करते रहे। आज बड़े खुशी खुशी ना मौलाना फजल रहमान की असेंबली जाली है जो पहले जाली थी, अब 4 वजीर मिल गए वो भी ठीक हो गया, ना वो असेंबली सेलेक्टेड थी आज चूंकि शहबाज शरीफ वजीर आजम हो गया और जरदारी साहब जो है उसके साथ पार्टनर हो गए। तो ये पार्टनर इन क्राइम है और बड़ा कौम सारी इस चीज़ पे यकजान और यकसुई है कि ये जो कुछ भी साजिश हुई है उसका बेनिफिट क्या है कि इमरान खान पहले दिन से कह रहे थे इनको एनआरओ चाहिए और मैं मर भी जाऊंगा तो एनआरओ नहीं दूंगा। आज कौम देख ले कि इन्होंने मिलके और हैंडलर्स ने मिलके इनको एनआरओ दिया। ये एनआरओ है, ये कोई आवाम के लिए नहीं है, सिर्फ करप्शन को लीगलाइज करने के लिए, क्योंकि करप्ट लोगों को लाया गया था और ये उनको कीमत मिली है अपने करप्शन और अपनी रिजीम चेंज के लिए। ब्रेक लेने कंक्लूड भी थोड़ा सा कर दें कि सियासी तौर पर तो पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को यहां नुकसान होता नजर आता है। और बात है कि पीपल्स पार्टी किसी चीज की जिम्मेदारी ले नहीं रही और मलबा सारा पीएमएलएन पे पड़ रहा है। तो कानूनी तौर पर शायद मुश्किल होगा, लेकिन चूंकि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है जो समझ आता है और जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं उन्हें वो भी यहां से खत्म हो जाएंगे, इसलिए शायद इसमें एक लीगल पहलू भी निकल सकता हो। इस पे भी बात करेंगे और पाकिस्तान की मईशत पे भी बात करेंगे, बिकॉज सदाकत साहब भी और अली परवेज दोनों जो हैं उनको माशियत उनको पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स पे बड़ी गहरी ग्रिप है। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन वेलकम बैक। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन हुई तीनों मेहमानों के दरमियान। एक चीज़ तो वाज़ेह है कि सियासी तौर पर पीएमएलएन को नुकसान पहुंच रहा है, पीपल्स पार्टी कहीं वजन उठाते नज़र हमें नहीं आती, लेकिन कानूनी तौर पर शायद इतना आसान नहीं होगा नैब के कानून में जो अमेंडमेंट्स की गई हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने चैलेंज करना। ताहम एक चीज़ निकल रही है, अबूजर सलमान खान न्याजी साहब क्विकली इसको चूंकि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया गया है, अगर इसको 1 महीने या 6 महीने के बाद नाफिज अमल किया जाता या कहा जाता कि जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं उस पर इस कानून का फर्क नहीं पड़ेगा, तो शायद फिर बिल्कुल ही कमजोर हो जाती जो लीगल आर्गुमेंट है तहरीक इंसाफ की। ये जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, क्या ये एक स्टिक है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट इसे देख सकती? देखिए मुझसे पहले मैं बता दूं, एक इसमें एक ग्राउंड है पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो होती है उसको आप अटैक कर सकते हैं कोर्ट में, ये कह के कि आर्टिकल 4 है 10A और 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है। अब इसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, अगर आपको याद हो सैक्ट एम्प्लॉयज एक्ट था पीपल्स पार्टी के टाइम पे आता 2010 का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया 2021 में, ये कह के कि ये इस क्लास ऑफ पर्सन को बेनिफिट कर रहा था। लेकिन क्वेश्चन यही है फिर ये इनको स्टैब्लिश करना पड़ेगा ये सिर्फ इनके केसेस को ही बेनिफिट कर रहा है, क्योंकि नैब में एक ये केसेस नहीं पेंडिंग, हजारों केस पेंडिंग है। सेक्शन 9(5) के एसेट बियॉन्ड मीन्स के काफी केसेस हैं, तो फिर इन थ्रेशहोल्ड ऑफ जो वो होगा आर्गुमेंट होगा वो बहुत हाई होगा। दे हैव टू प्रूव कि ये सिर्फ फायदा केस जो है ये शहबाज शरीफ साहब को दे रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा को दे रहे हैं या मियां नवाज शरीफ साहब को दे रहे हैं, तो दे हैव टू एस्टैब्लिश दैट, अदरवाइज ये क्लास ये स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक तो हो गया, लेकिन एक कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना, दूसरी बात एक कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे देना जो नैब का कानून है, क्या ये भी एक इशू है? नैब का जो कानून में जो अमेंडमेंट्स की गई उसको 98-99 से रिट्रोस्पेक्टिव
बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। जो नैब का कानून है उसका ऑलरेडी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ये 1985 से एप्लीकेबल है। अगर आप उसका प्रियम्बल पढ़ें तो ये जो जजमेंट, ये जो अमेंडमेंट्स आती हैं, अगर उसका कोई बेनिफिशियल इफेक्ट होता है तो वो हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है उसका। दिस इज अ नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, मैं आपको बता रहा हूँ। एडवर्स इफेक्ट इज ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव, लेकिन बेनिफिशियल कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव। उसमें कोई इतनी इसमें उसकी बात नहीं है, चंबे की बात नहीं है। दिस इज वेरी नॉर्मल, मैं आपको लीगल प्रोसीजर बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन हो गई। नाज़िर साहब मेरे साथ रहे, जरा मुझे आने दीजिए अली परवेज मलिक साहब की तरफ। अली परवेज मलिक साहब, अब जो इस वक्त सूरत हाल है कि आज डॉलर जो है वो 215 का भी मिल नहीं रहा था। लोगों को एक अजीब खौफ व हरास है, गुस्सा है, परेशानी है। और जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आपका IMF के साथ, जिसका रोज़ ही मुफ्ता साहब इजहार करते हैं कि इस दिन, अगले दिन, 2 दिन, 4 दिन में होने वाला है, वो अब तकरीबन मई की शुरू से ऐसा हो रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ? डॉक्टर साहब देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मुल्क है वो एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। और इस वक्त जो मैं अब आपको जो आपके सवाल का जवाब देते हुए जो बात करूंगा ना, वो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी इस तरह से हो गई है कि मैं आराम से पॉइंट आउट कर सकता हूं हमारे साथ वाले मुल्क श्रीलंका की जो सूरत हाल है कि जब मुल्क दिवालिया होते हैं, जब मुल्क डिफॉल्ट करते हैं तो किस किस्म की सूरत हाल वहां पे आ जाती है। तो मुझे ये एक्सप्लेन करने के बजाय सिर्फ इशारा करना है कि आप देखें श्रीलंका के अंदर आज क्या सूरत हाल है। वहां पे पेट्रोल पंप्स, फ्यूल स्टेशंस मौजूद हैं, मगर उनके ऊपर फ्यूल अवेलेबल नहीं है। वहां पे मेडिकल स्टोर्स आज अवेलेबल है, दवाई वहां पे अवेलेबल नहीं है। वहां पे अस्पताल आज अवेलेबल है, पर वहां पे इलाज नहीं हो सकता। ये होती है सूरत हाल जब आपका मुल्क डिफॉल्ट करता है। अब एक सेकंड के लिए कि ये जो हम जहां पे खड़े हुए हैं वो किस तरह से श्रीलंका से मुख्तलिफ है, तो मैंने आपके पास पहले भी बड़े शोज में गुजारिश की है कि ऑन मेरिट पहले इस चीज को असेस कर लें कि इमरान खान साहब को जब हुकूमत से निकाला गया था ना, तो इस मुल्क को वो बिल्कुल इतना करीब अगला श्रीलंका बनने के ऊपर छोड़ के गए थे। आपके पास स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स थे, डॉलर रिजर्व्स की मैं बात कर रहा हूं, $11 बिलियन के करीब तकरीबन थे, और उसमें से $10 बिलियन जो थे वो मांगे टांगे के थे। और वो भी जो आपके दोस्त ममालिक के रिजर्व्स थे सारे के सारे लिंक्ड थे कि IMF के साथ प्रोग्राम ग्रीन लाइट होगा तो आप उनको रख सकते हैं। और प्रॉब्लम आपकी यहां पे खत्म नहीं होती। अप्रैल के अंदर बैठ के आपको 30 जून तक तकरीबन $10 बिलियन की एडिशनल रिक्वायरमेंट थी, जिसको ये हुकूमत ने आते साथ ही टैकल करने के लिए और मीट करने की कोशिश की थी। और इस सूरत हाल में जो आपको सबसे पहले काम करना था वो ये था कि आपको IMF प्रोग्राम रिवाइव करना था, और वो ऐसी शराइत पे करने की कोशिश करनी थी कि उसके अंदर आवाम के ऊपर कम से कम तकलीफ जाए। क्योंकि इमरान खान साहब ने जो बजट इस साल का IMF से अप्रूव करवाया हुआ था, और ये रिलीज्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप निकाल के देख लें, उसके अंदर लिखा हुआ था कि PDL के ऊपर हम 650 अरब इकट्ठा करेंगे, जिसका मतलब यह है कि ना सिर्फ वो पूरा फ्यूल की कॉस्ट रिकवर करनी थी, पर उसके साथ साथ इन्होंने 30 रुपए लीटर तकरीबन उसके ऊपर टैक्स इकट्ठा करना था, और इसके अलावा 30-40 रुपए सेल्स टैक्स इकट्ठा करना था। तो जब उन्होंने ये नहीं किया और उनको पता चला कि मेरी हुकूमत फारिग होने जा रही है, तो उन्होंने वो जो बारूदी सुरंग लगाई, जिसको फ्यूल सब्सिडीज, आप अनफंडेड फ्यूल सब्सिडीज कहते हैं, जिसका क्वांटम तकरीबन साल का 1000 अरब से ज्यादा था। और आपको सिर्फ इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं आपको यह गुजारिश करूं, पूरी आपकी फेडरल गवर्नमेंट को चलाने का सालाना खर्चा 500 अरब के करीब है। तो उन्होंने जब यह हरकत की तो आपका फिस्कल डेफिसिट, या जो इन्होंने प्राइमरी डेफिसिट का टारगेट उनके साथ तय किया था, जो तकरीबन 25 बिलियन का था, वो उठ के 1000 अरब से ज्यादा प्राइमरी डेफिसिट चला गया। दो सवाल हमने आके IMF ऐसी सूरत हाल थी तो आपने हुकूमत में आना क्यों मंजूर किया? हुकूमत का आप लोगों ने तख्ता क्यों उल्टा, अगर ऐसी सूरत हाल आपको पता थी? दूसरा ये कि जब आप लोगों की हुकूमत गई थी, ये कहते हैं उस वक्त भी अगस्त 2018 के अंदर रिजर्व तो तकरीबन 9 या 8 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं थे, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी 20 बिलियन डॉलर था। तो फिर ये तो हर हुकूमत कहती है, सुनने वाले के जहन में ये आता है कि ये तो फिर आप भी यही छोड़ के गए थे। अच्छा, अब आपने 2 सवाल किए डॉक्टर साहब, मैं उनका जवाब दे दूं। एक तो ये कि ये जो इत्तेहाद बना है जिसने इमरान खान साहब को डिसप्लेस किया है, उसकी बुनियादी सोच क्या थी? देखें, उसमें बड़ा क्लियर था डॉक्टर साहब कि अगर जिस किस्म का बिगाड़ मईशत के अंदर इमरान खान साहब के नीचे आ रहा था, उसको रोकना बड़ा जरूरी था, वरना मुल्क आपका डिफॉल्ट होने को जा रहा था। इसके अलावा खारजा महाज के ऊपर भी जिस तरह से ये जो आपके ताल्लुकात अमेरिका के साथ क्या, चाइना के साथ क्या, सऊदी अरेबिया के साथ
किया, बाकी ममालिक के साथ जिस किस्म का खिलवाड़ खारजा पॉलिसी के अंदर ये कर रहे थे, उसके बाद बिल्कुल पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा था। तो आपको रियासत को बचाने के लिए ये इत्तेहाद बना, जिसकी एक बहुत बड़ी सियासी कीमत हर जमहूरी पार्टी जो इस वक्त इस इत्तेहाद के अंदर है वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल के अंदर शक्ल के अंदर दे रही है। क्योंकि अगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तालियां बजवानी होती तो यकीनन वो भी वही रास्ता लेते जो इमरान खान ने लिया था कि मुफ्त चीजें बांटनी शुरू कर दो, खसारे आसमान को छूने लग पड़े और अपना वक्त गुजारने की कोशिश करो। तो आज जो ये हुकूमत बनी थी वो सिर्फ और सिर्फ रियासत के मफादात का दिफा करने के लिए बनी थी, और वो आपको नजर आ रहा है कि वो किस तरह से मुश्किल फैसले ले रही है, अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस्तेमाल कर रही है ताकि हम इस स्टेट को बुनियादी तौर पर पीएमएलएन का मौक़िफ़ यह है, अली मेरे साथ रहिए, बुनियादी तौर पर पीएमएलएन का मौक़िफ़ यह है कि जो इत्तेहाद बना 10 जमातों का, ये पाकिस्तान की मईशत को, इकोनॉमिक्स को बचाने के लिए बना, वरना इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान को डिफॉल्ट के धाने पे ले जा चुकी थी, ले जा रही थी, और उस डिफॉल्ट से बचाने के लिए ये 10 जमाती जो इत्तेहाद है ये आया है, और इसको एक बड़ी स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ रही। जनाब सदाकत साहब। अच्छा जी, बड़ा मज़े का खेज बातें, जो बातें ये सुन रहा होगा इनकी, एक आम आदमी क्यों है ये? एक आम आदमी सुन रहा होगा, क्यों कह रहे हैं 10 मैं जवाब देता हूं, $11 बिलियन की रिजर्व, मैं एक आम आदमी सुन रहा होगा वो इससे क्या उसने आगाज किया, बड़ी मोटी मोटी उन्होंने बातें की। आपका इकोनॉमिक सर्वे, इक़्तिसादी जो सर्वे इन्होंने जारी किया, उसके मुताबिक इमरान खान की हुकूमत ने कोरोना के बावजूद 6% ग्रोथ जो पिछले 15-20 सालों का रिकॉर्ड है वो की, 6,200 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया, जो कभी तारीख में इससे करीब नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीखी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान को अमीर करने के लिए जरूरी है, 32 अरब डॉलर, 31 अरब डॉलर कभी भी नहीं हुई। पाकिस्तान के 31-32 अरब डॉलर के रेमिटेंसेस आए। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर जो है वो बम्पर क्रॉप दे रहा है। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की 4.5% की ग्रोथ है हर तरफ, यानी आप देख लें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रहा है, टेक्सटाइल ग्रो कर रहा है, आपका ये जो तामीराती सेक्टर है ये ग्रो कर रहा है, आपके हर लिहाज से आपको मूडीज पॉजिटिव रेटिंग दे रहा है। और जब फिर ये मार्च में ये क्या लेने आए थे, यही एनआरओ लेने आए थे। आप दोबारा से लोगों से कहता हूं जरा उसकी खुर्रम दस्तगीर की सुन लें बात कि हमें केसेस माफ कराने। उसके बाद क्या हुआ, 178 रुपए डॉलर था, 3 महीनों में आज 215 का भी नहीं मिल रहा। बिजली पूरी थी, पूरा कौम जो है वो सड़ रही है इस वक्त लोड शेडिंग में। इनके पास हल क्या है, अभी 3 महीने नहीं हुए, बिजली का हल क्या है, अल्लाह करे बारिश हो। अच्छा, आटा महंगा है, शहबाज शरीफ ने कपड़े बेचने हैं। आप और मुझे कहते हैं एक माशी प्लान क्या है कि चाय के 4 कप लो पियो, एक चाय तो मैं रोटी आधी खाओ, ये है प्लान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ स्पीड का, जो आपने बहुत बड़ा एक हवा बना के रखा। क्वेश्चन क्या है अली के पास, अगर हम जाएं तो क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन ये है, अगर तो ये जो मुआशी फिगर्स आपने खुद दिए वो गलत है, अगर आपको ये इमरान खान ने 200 अरब रुपए की सब्सिडी अपना पेट काट के बिजली और गैस में दी और 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया, 4 रुपए बिजली सस्ती की, अगर आपको ये बारूदी सुरंगें लग रही थी तो भाई इमरान खान को टकराने देते। आपको बारूदी सुरंगों की परवाह नहीं थी मेरे भाई, आपको उस एनआरओ की परवाह थी। मरियम साहबा का केस, शहबाज शरीफ का केस, नवाज शरीफ के केसेस, शाहिद खान के केसेस, परवेज अशरफ के केसेस, जरदारी साहब के केसेस, ये आपने माफ कराने थे और आपने माफ करा लिए। आज आपकी वजह से ये मुल्क खुदा न खास्ता श्रीलंका की तरफ ये जाता नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे, सारी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं कहता हूं कि आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर बिजली थी, ये तो बिजली बड़ी सरप्लस थी, तो हम बिजली साथ ले गए थे, चलाओ ना बिजली, क्यों नहीं चल रही? फाइनेंशियल इशू है नहीं। अच्छा, बिजली का क्या हाल है? पाकिस्तान को ठीक करना है तो शाहिद खान साहब कहते हैं भाई फाइनेंशियल इशू था डॉक्टर साहब ने। भाई आप एक्सपोर्ट पे काम करो, आपका टोटल फेलियर है। हाँ। और आपका हासिल वसूल वही है कि आपके केसेस माफ होंगे, लेकिन ये आवाम आपको माफ नहीं करेगी। अली, इसको कैसे हम एक्सप्लेन करें कि आप खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हैं और टेक्सटाइल में सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन फिगर्स को कैसे एक्सप्लेन करें जो अंदाजन 6% की ग्रोथ है, लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 10% के करीब ग्रोथ है। एग्रीकल्चर की फैटअप को भी डाल दें, लेकिन एग्रीकल्चर जो है उसकी 4.4% की ग्रोथ जो है इकोनॉमिक सर्विस से नजर आ रही है। इन सब चीजों को कैसे एक्सप्लेन करें अगर आपकी दूसरे आर्गुमेंट को मान लें कि ये डिफॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे थे?
मैं बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट आपको इनका जवाब देने लगा हूं। देखें, ग्रोथ बिल्कुल 6% हुई है, पर आपको मैं 2 टेक्निकल पॉइंट्स कहूंगा और 2 सियासी बात करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए ग्रोथ के पीछे स्टोरी क्या है। 1 साल पहले जब आप जानते हैं कि कोविड की वबा आई तो आपकी मईशत सुकड़ी थी, तो जब ऑन अ स्मॉलर बेस आपकी कैपेसिटी का रिवाइवल हुआ, जब कोरोना की वबा के ऊपर कुछ हद तक काबू पा लिया गया, तो आपको एक ग्रोथ स्पर्ट बिल्कुल नजर आता है, पर इट इज नॉट सपोर्टेड बाय एन इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट रेट, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ रिवाइवल ऑफ कैपेसिटी हुई है क्योंकि आपका नंबर छोटा हो गया था। उसके बाद इन्होंने रीबेस किया पूरी की पूरी मईशत को नंबर इन्फ्लेट करने के लिए। अब आ जाएं कि जो सियासी बात मैं आपसे करना चाह रहा था, डॉक्टर साहब, ग्रोथ का इनसे पूछें कि इन इट सेल्फ मतलब क्या होता है। इट मींस नथिंग। ग्रोथ को जिस मेयार के ऊपर आपको भांपना होता है वो ये है कि क्या वो जो ग्रोथ जो है सस्टेनेबल है, जिसको आप देरपा कहते हैं कि नहीं है, ये एक मेयार है। और दूसरा ये कि क्या वो ग्रोथ जो थी वो इंक्लूसिव थी, जिसको आप जामे कहते हैं, या इन्होंने चंद अपने एटीएमओ को नवाजा और उनकी क्योंकि खुशहाली बेहतर हो गई तो ये कहते हैं कि जी मईशत के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ आ गई। तो आप इन सारे मेयार के ऊपर जब इस ग्रोथ को भांपेंगे आपको नजर आएगा कि क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ इज डेफिशिएंट। अब इन्होंने उसके बाद बात की कि जी एफबीआर ने 6000 अरब इकट्ठा किया, बिल्कुल इकट्ठा किया, पर इनको कहें जरा पूरी बात करें ना, मईशत के ऊपर सियासत क्यों करते हैं। इनको कहें बताएं जिस साल में 6000 अरब इकट्ठा किया उस साल का जो अंदरूनी खसारा है, क्या पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी 5000 अरब का अंदरूनी खसारा हुआ है जो ये इस साल छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या करना है हमने उस 6000 अरब का, जब उससे ज्यादा ये खराजात यहां पे बढ़ा के चले गए। एक्सपोर्ट की बात की, $31 बिलियन, बिल्कुल एक्सपोर्ट बढ़ी क्योंकि इन्होंने चंद अच्छे फैसले किए। इन्होंने पंजाब की इंडस्ट्री को सेम रेट के ऊपर एनर्जी दी जिस रेट के ऊपर सिंध में मिलती थी, जिस रेट पे वियतनाम में मिलती थी। एक्सपोर्ट बढ़ी, पर इनसे पूछें क्या उसी साल उससे कहीं गुना ज्यादा आपकी इंपोर्ट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। $70 बिलियन की अनप्रेसिडेंटेड इंपोर्ट हुई है, जिसकी वजह से तिजारती खसारा आपका $45 अरब के ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से आज आप ये कह रहे हैं कि ये चूंकि इंडस्ट्री में आपका फायदा हुआ है इसलिए आप इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। अली ये इल्जाम लगा रहे हैं कि चूंकि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपको भी फायदा हो गया तो आप एनर्जी कर रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक में ले लूं और ब्रेक के बाद अबू जर नियाजी साहब की तरफ आते हैं, बिकॉज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामला भी बड़े गंभीर, बहुत ही दिलचस्प हैं, बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के मामला हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नजर डालते हैं नियाजी साहब की मदद से आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। थोड़ा सा ये टुकड़ा हमारा ये सेगमेंट छोटा है तो मैं क्विकली अगर डिस्कशन को प्रोसीड करूं और नियाजी साहब की तरफ आता हूं। नियाजी साहब आप एडवोकेट हैं, कानूनदान हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत से ऐसे फैसले कर रहा है जिनकी तुक और लॉजिक जो है वो कॉमन सेंस में ये किसी भी चीज़ में समझ नहीं आती। फॉर इंस्टेंस जब हमजा शहबाज की जब डी नोटिफाई जब डिस्क्वालीफाई हुए 20 मई को 25 लोग, तो 5 लोगों को जो नॉमिनेट किया तहरीक इंसाफ ने रिजर्व सीट्स पे, उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई करने से इनकार कर दिया ऑन दी एक्सक्यूज कि चूंकि असेंबली की स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी रह जाएगी। ये किस किस्म के फैसला है? देखिए मोहित साहब, आई एग्री विद यू। जहां तक इलेक्शन कमीशन का ये आर्गुमेंट है कि वी वेट फॉर द इलेक्शंस, फिर हम करेंगे इनको नॉमिनेट करेंगे या इनको हम नोटिफिकेशन करेंगे। आई थिंक दैट इज नॉट लीगली टेनेबल। अगर आप आर्टिकल 224 सब क्लॉज 6 पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 कंडीशन दी हुई हैं। कोई डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन हो जाए, या कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाए तो रिजर्व सीट पे मिनॉरिटीज या वुमेन के, तो दैट हैज टू बी फिल्ड बाय द लिस्ट जो पार्टी ने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है उस हिसाब से। तो यू डोंट नीड अ फ्रेश इलेक्शन। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन का जो आर्गुमेंट है, आई डोंट एग्री विद इट, दैट इज नॉट लीगली टेनेबल। दे वर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के टू इशू अ नोटिफिकेशन। अच्छा, बट द प्रॉब्लम इज दिस कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले या जजमेंट को जब चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में, उसने उसके ऊपर कोई समाअत ही नहीं किया अब तक। जी मोहित साहब, आई एम नॉट अवेयर के क्योंकि आई एम नॉट पीटीआई's लॉयर हो रहा है, लेकिन आई थिंक लाहौर हाई कोर्ट नीड्स टू बी विजिलेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इस पे उम्मीद लगी होती है, कुछ लोग देख रहे होते हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि इस तरह के क्रिटिकल क्रूशियल केसेस जो होते हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस होती है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होती है, तो उनको मेरे ख्याल से जल्दी सुनना चाहिए, उन पर शॉर्ट डेट। अली साहब की तरफ आने दीजिए। अली साहब, यहां पर एक इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ऐसा लगता है कि सिस्टम सारा का सारा जो है वो सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज अगर 5 लोगों को नॉमिनेट कर देता इलेक्शन कमीशन
तो असेंबली के अंदर पीटीआई पीएमएलक्यू की स्ट्रेंथ भी 173 हो जाती और हमजा शहबाज की भी 173, वैसे माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और ठीक ठाक किस्म का वहाँ चैलेंज उनके लिए खड़ा हो जाता कि चीफ मिनिस्टर जो है कौन होगा। तो ये जो सारा इंप्रेशन है, इससे सियासी तौर पर तो ऐसा लगता है कि सिस्टम आपके कंट्रोल में है सारे के सारा और आप उसको चला रहे हैं एक डायरेक्शन की तरफ। देखें डॉक्टर साहब, मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि ज़ाती तौर पे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो रेफरेंस इन्होंने 63A का भेजा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसकी जो रीडिंग आई है जिसके अंदर उन्होंने डी सीट तो कर दी है, साथ साथ जो आपके डिफेक्टर्स होते हैं उनके वोट को भी काउंटिंग से एक्सक्लूड कर दिए। मेरी ज़ाती तौर पर उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं पार्टी में उसको रिव्यू के लिए मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि हमें देखना चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदा मेंबर है तो आपको उसका वोट किस तरह से एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये बात कहते हुए आपकी चीज पे मैं आते हुए डॉक्टर साहब सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, जो अदलिया है उसकी इंडिपेंडेंस के लिए हम सब ने बहुत जिद्दोजहद की है, चाहे इमरान खान साहब ने घर में बैठ के की हो और मियां नवाज शरीफ साहब ने उस कैंपेन को सड़कों पर लीड किया हो। तो मैं गुजारिश ये करूंगा अगर इनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं अदलिया के कॉन्डक्ट के ऊपर तो इस तरह से मफरूजों के पीछे मत छुपे। उसके लिए आइन के अंदर एक इनके पास एक रिकोर्स अवेलेबल है। जी, मैं अदलिया बहाली मूवमेंट की तहरीक की बात कर रहा हूं डॉक्टर, जिसको मियां नवाज शरीफ साहब ने सारे खतरात के बावजूद उन्होंने खुद लीड किया था, जिससे हमने अदलिया को आजादी दिलवाई थी। मैं उस चीज को बात कर रहा हूं। 2009 में जो लाहौर से वो निकले थे उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक, जी बिल्कुल। तो मैं गुजारिश 2009 की तरफ इशारा कर रहे हैं क्योंकि 2007 में तो वो बरतानिया में थे जुडिशरी के कॉन्डक्ट के ऊपर। जी 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 जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं तो इनके पास आपके आइन के तहत रिकोर्स मौजूद है। ये अर्ली हियरिंग की अपील करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं करें, पर जहां तक मुझे पता है इलेक्शन कमीशन भी खुद मुख्तार इदारा है और जो अदली है वो भी एक इंडिपेंडेंट इदारा है। तो मैं तो उसके ऊपर कुछ कहने से मेरे ख्याल से परहेज करके अपनी बात एक मिनट रह गया। सदाकत साहब, बहुत से लोग समझते हैं कि इंतज़ामिया एक मुकम्मल कंट्रोल में चल रही है, कोई फरिश्ते, कोई बदरू हैं, कोई परियां, कोई जिन उसको कंट्रोल कर रहे हैं पंजाब की इंतज़ामिया को। आप लोग सिर्फ स्टेटमेंट्स देते हैं, आपके पास कोई सियासी लाहे अमल नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को जो तरफ ले जाया जा रहा है हम बहुत पीछे जा रहे हैं। मैं भी आपको ब्रेक में बात कर रहा था कि आज उसी तरह की इंतज़ामी कंट्रोल में इलेक्शन हो रहा है। आज EVM को ख़त्म किया जा रहा है। आज सियासी, मेरे जैसे सियासी जो बेचारे प्रोफेसर हैं, हम पे FIR की जा रही हैं दहशतगर्दी की। मैं आज कल जमानत करवा के आया हूँ। आज पाकिस्तान में जो आपका प्रोटेस्ट करने के आगे टीयर गैस और जहरीली गैसें मारी जाती हैं। आज इंतज़ामिया इलेक्शन को रिग करती है। आज बच्चों पे, बुजुर्गों पे, बाहर निकलने पे लाठियाँ मारी जाती हैं। तो ये पाकिस्तान को कहाँ ले जाया जा रहा है? मैं सारे जो लोग जिम्मेदार हैं उनसे सवाल करता हूँ कि हमें एक मुआशरे के तौर पे आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? पूरा मुल्क नेक लोगों का है, ईमानदार लोगों का है। आपने सारे चोर और करप्ट पकड़ के ऊपर बैठा दिए और वो चोर और करप्ट पाकिस्तान में चोरी को लीगलाइज करने के लिए कानून बना रहे हैं। ये भी ड्यूटी लगाएं कि पिछले 4 साल के अंदर इन्होंने पाकिस्तान खत्म किया जा रहा है। कितने दहशत। अबू जर सलमान खान न्याजी का बहुत शुक्रिया। ये बहस आपने देखी, फैसला आपका है। फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।